हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीवी एक्ट के मामले को। डीवी एक्ट के अधिकतर मामलों के अंतर्गत आप देखते हैं कि पति माता पिता के अलावा दूर दूर के रिश्तेदारों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, या आपके कोई बहन भाई ऐसे हैं जो कि दूसरे देश में रहते हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो अननेसेसरी एक हैरेसमेंट हो जाता है। अब ऐसे मामले में जो डीवी एक्ट का मामला है, अगर आप ये नीचे की कोर्ट में कंटिन्यू करते हो यानी ट्रायल चलाते हो, तो कई बार 3 साल, कई बार 5 साल, कई बार 7 साल और कुछ जगहों पर इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। और इवन अभी कुछ मामले तो ऐसे भी हमने देखे जहां 125 सीआरपीसी में पत्नी को मेंटेनेंस मिल जाता है, फिर डीवी एक्ट के अंतर्गत उसका मेंटेनेंस कैंसिल हो जाता है, और उसका मेंटेनेंस कैंसिल होने के बाद उसका इंटरेस्ट पूरे तरीके से डीवी एक्ट में खत्म हो जाता है। वो लोग ट्रायल में आना ही बंद कर देते हैं। मीन्स तब आते हैं जब उन्हें पता चलता है हमारा केस डिसमिस होने वाला है। तो ऐसे में क्या होता है, ट्रायल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और एक अननेसेसरी के केस के लिए आप दूसरी सिटी में जा रहे होते हैं, थाउजेंड्स किलोमीटर ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब ऐसे में कई बार आपके दिमाग में आ जाता है कि इस केस को हमें खत्म करवाना चाहिए, और इसको खत्म करवाने के लिए आपके मन में आता है हम हाई कोर्ट जाते हैं क्वैशिंग के लिए। अब दोस्तों, आपको पता होगा, मैंने भी वीडियो बनाया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट पास किया है 2025 में ही, जिसमें उन्होंने कहा कि डीवी एक्ट प्रोसीडिंग्स को अगर आप क्वैश करने के लिए जाते हैं तो हाईकोर्ट प्राइमा फेसी मना नहीं करेगी। वो उसको एंटरटेन करेगी और बारीकी से देखेगी कि हमें क्वैश करना है या नहीं करना है। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि प्राइमा फेसी आपकी पिटीशन केवल इस आधार पर रिजेक्ट नहीं होगी कि ये तो सिविल मामला है। 482 सीआरपीसी या 528 बीएनएसएस के अंतर्गत इसे क्वैश नहीं किया जा सकता, ऐसा भी नहीं होगा, एंटरटेन पिटीशन होगी। लेकिन इसके बाद भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, और रिसेंट कुछ सवालों के आधार पर यह वीडियो है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सर, ये जजमेंट अभी अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? क्या जब डीवी एक्ट में क्वैशिंग के लिए जाते हैं तो क्वैशिंग मिलती भी है, या जस्ट पिटीशन एंटरटेन होती है और उसके बाद वो रिजेक्ट कर दी जाती है? तो आज की इस वीडियो में आपको मैं एक जजमेंट बताने वाला हूं, जिससे आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि हाईकोर्ट में जाना प्रैक्टिकल होगा या नहीं, क्या एक्चुअल में वहां से आपके नाम हट सकते हैं या नहीं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी पत्नी ने उस पिटीशन के अंतर्गत कितने लोगों को इन्वॉल्व किया है। अब अगर आप ये मानते हैं कि उसने 7 या 8 लोगों को इन्वॉल्व किया है, और उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो कभी उसके साथ नहीं रहे, जिनके अलग रहने के प्रमाण हैं, जो विदेशों में रहते हैं, पासपोर्ट एंट्री है, या इसके अतिरिक्त उनका कोई पुख्ता एड्रेस प्रूफ है, लाइक केस चल रहा है दिल्ली में लेकिन वो हैदराबाद में रहते हैं, उनका आधार कार्ड है, या हैदराबाद में किसी और तरह का प्रूफ है कि वो वहीं पर रहते हैं। तो इस प्रकार की अगर चीजें हैं तो आप क्वैशिंग में अगर उनके लिए जाते हैं तो प्रैक्टिकली क्या चांसेज होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर एक मामला था। इस मामले के अंतर्गत पत्नी ने पति और उसके बहुत सारे रिश्तेदारों को पार्टी बना दिया। पति ने क्या किया, इस मामले के अंतर्गत पूरे जितने भी लोग थे सभी की क्वैशिंग फाइल कर दी, यानी एक पिटीशन फाइल करी जिसमें सबके नाम डाल दिए कि सबका नाम क्वैश किया जाए, क्योंकि यह मामला नहीं बनता। अब जो रिस्पोंडेंट्स थे यानी पत्नी पक्ष था, उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट किया उसमें जो सबसे मेन बिंदु था वो वही था कि ये सिविल प्रोसीडिंग्स हैं और ये 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वैश नहीं की जा सकती हैं। अब इस पे कोर्ट का ये कहना था कि डीवी एक्ट के जो सेक्शंस हैं उन पर सीआरपीसी एप्लीकेबल होती है, इसलिए सीआरपीसी के सारे सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए 482 सीआरपीसी भी एप्लीकेबल होता है। यानी पिटीशन को एंटरटेन कर लिया। एंटरटेन करने के बाद जो पति पक्ष था उन्होंने क्या किया, रिस्पोंडेंट नंबर 4 to 6 के आधार कार्ड एज ए प्रूफ लगाए कि ये लोग अलग रहते हैं, इनका रेसिडेंस अलग है, स्टार्टिंग से ही अलग रहे हैं और शेयर्ड हाउस होल्ड कभी रहा ही नहीं है। अननेसेसरी इनको हैरेस करने के लिए जो है इन्होंने ये केस किया, और बाकी लोगों के लिए और ग्राउंड्स बताए। तो कोर्ट ने यहां पर ये माना वो लोग जिनके आधार कार्ड प्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि शेयर्ड हाउस होल्ड कभी रहा ही नहीं है, उन लोगों के ऊपर डीवी का ये केस मेंटेनेबल नहीं है, यानी इस प्रकार से डीवी का केस नहीं चलाया जा सकता। और जो रिस्पोंडेंट थे, रिस्पोंडेंट नंबर 4 to 6, यानी जिनके लिए कोर्ट को संतुष्टि हो गई थी कि उनके साथ कभी भी पत्नी का शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं रहा है, उन लोगों के नाम क्वैश कर दिए गए, यानी रिस्पोंडेंट नंबर 4 to 6 के नाम क्वैश कर दिए गए। यानी इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि यदि आपके डीवी केस के अंतर्गत आपके रिश्तेदारों को पार्टी बनाया गया, आपके पास रिश्तेदारों के अलग रहने का प्रूफ है, तो क्वैशिंग प्रैक्टिकल है। डीवी केस के अंदर यदि आप क्वैशिंग में जाते हो तो जा सकते हो। इसके साथ साथ अभी रिसेंट मेरी किसी से बात हो रही थी, उनका भी सेम ये क्वेश्चन था, तो उनको भी मैंने यही सजेशन दिया था कि आप एक सिंगल पिटीशन डालो, क्योंकि सिर्फ आप जो है पेरेंट्स की डालते हो उसका कोई मतलब नहीं है, आप पूरी क्वैशिंग पिटीशन डालो, क्योंकि यदि पूरी क्वैश हो गई तो बहुत बड़ा रिलीफ आपके लिए हो जाएगा। लेकिन यदि आप जस्ट पार्शियली पिटीशन डालते हो, मीन्स आपने रिलेटिव्स के लिए डाल दी, खुद के लिए डाली नहीं, या पेरेंट्स के लिए डाली नहीं, तो केस तो फिर भी नीचे चलता रहेगा। तो यानी अगर आप क्वैशिंग में जा ही रहे हो, पैसा खर्च कर ही रहे हो, टाइम लगा ही रहे हो,
तो पूरे के लिए ट्राई करो, बाकी कोर्ट पे छोड़ दो कि वो पूरा करे या पार्शल करे। तो इसलिए डीवी एक्ट की क्वेश्चनिंग में अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियां हैं तो जाना बिल्कुल प्रैक्टिकल है और क्वेश्चनिंग हो सकती है अगर आपके केस में मेरिट है। दोस्तों इस मामले का जो सोर्स है, रेफरेंस है, वो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसे पूरा जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।